हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसलिए सभी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और रोहित के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। ठीक इसी वक्त भूमि और प्रीति भी बच्चों की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। रोहित की बात सुनकर वह रोहित के पीछे की तरफ अपनी जगह पर ही खड़ी रह जाती है। रोहित अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहता है, मुझे आप सभी की मदद चाहिए। इतना कहकर रोहित चुप हो जाता है। आयशा को एक पल के लिए डर सताने लगता है कि ना जाने कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो रोहित मारवा को हमारी मदद की ज़रूरत है। जब रोहित आगे कुछ नहीं बोलता तब आयशा मारवा कहती हैं, बोलो रोहित, क्या बात है? ऐसा भी क्या हुआ है जो रोहित मारवा को बोलने से पहले इतना सोचने की ज़रूरत पड़ रही है? रोहित कहता है, बात यह है कि अनिका ने मुझसे कहा था कि उसे दोपहर में ज़रूर जगा दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि उसकी चैन भरी नींद खराब कर सकूं। आयशा झट से कहती है, क्या अनिका रात भर जागी हुई थी? पर क्यों? रोहित को अपनी ही गलती का एहसास होता है और वह बात को संभालते हुए कहता है, आप तो अनिका को जानती ही हैं। वह एक बार कोई काम शुरू करे तो पूरा करके ही दम लेती हैं। वह किसी किताब को पढ़ रही थी, उसे पूरा पढ़कर ख़त्म करने में पूरी रात बिना सोए ही बीत गई। रोहित की बात सुनकर आयशा मारवा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं पीछे खड़ी हुई प्रीति और भूमि भी धीमे धीमे हंसने लगते हैं। बच्चे सामने बैठकर सभी को देख रहे थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि उनके डैडी उनकी मम्मा से कितना प्यार करते हैं। इसलिए सबसे पहले अलेक्जेंडर बोला, डैडी यह तो मुश्किल काम। तभी आर्यन कहता है, लेकिन हम आपकी मदद करें। फिर रिया कहती है, मम्मा की नींद खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं, पर सिर्फ आपके लिए डैडी हम यह ज़रूर करेंगे। इसी शाम अनिका के बुलाने पर प्रीति, कौटिल्य, भूमि सभी एक कमरे में बैठकर काले ड्रग के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। अनिका कहती है, उस काले लिक्विड की मदद से उन्होंने जो काला ड्रग तैयार किया है वह 1 या 2 दिन में तैयार की जाने वाली चीज़ नहीं है। इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम के दिमाग का इस्तेमाल किया गया होगा और ऐसा करने में उन्हें सालों लगे होंगे। संभव है कि यह ड्रग भारत में बनाया गया हो और उसका इस्तेमाल दमयंती देवी द्वारा किया जा रहा हो। साथ में यहाँ से इसका बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा हो। इसके अलावा दूसरी संभावना यह भी है कि इस ड्रग को विदेश में कहीं बनाया गया हो और वहाँ से यह भारत में इंपोर्ट किया जा रहा हो, या फिर वहाँ से इसका फार्मूला मंगाकर यहाँ पर बनाया जा रहा हो। भूमि कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि यह ड्रग किस तरह काम करता है, इसके खतरनाक होने के पीछे क्या कारण है। अनिका कहती है, यह डीएनए और आरएनए के बीच का खेल है। अगर आसान भाषा में कहें तो इसे इस तरह समझ सकते हैं कि तुमने यानी कि डीएनए ने अपना कोई डुप्लीकेट मतलब आरएनए तैयार किया, फिर उसे कोड शब्द में मैसेज दिया। अब उस मैसेज को तुम्हारे अलावा सिर्फ तुम्हारा डुप्लीकेट ही डिकोड कर सकता है। अब जब किसी के लिए भी डुप्लीकेट से कोड हासिल करना असंभव काम है, ऐसी स्थिति में दुश्मन तुम्हारे डुप्लीकेट के कोड्स को कट कर देता है ताकि जब वह उसे डिकोड करे तो इसका मतलब ही गलत निकले। अनिका समझाते हुए आगे कहती है, शरीर में इसी करप्शन के लिए वह काले ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से शरीर के सिस्टम में मिसकंसेप्शन पैदा होती हैं और व्यक्ति का शरीर इस वायरस को खुद में से एक समझकर उसे अपने में शामिल कर लेता है और उसके बाद यह वायरस पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। अगर विज्ञान के हिसाब से देखें तो हमारा शरीर अपनी नियमित रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ताकत के मुकाबले ज़रूरत पड़ने पर 10 गुना ज़्यादा ताकत पैदा करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका दिमाग की होती है। यह वायरस दिमाग की इसी ताकत का फ़ायदा उठाता है। जब तक शरीर या दिमाग यह समझ पाते हैं कि उनके बीच कोई घुसपैठिया मौजूद है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस वक्त तक शरीर बाहरी खतरे से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत खो चुका होता है। शरीर की पूरी ताकत खत्म होने के बाद यही वायरस मौत का कारण बनता है। इसके बाद कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छाई रहती है। अनिका एक बार फिर से आगे कहना शुरू करती है, इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह है कि मुझे लगता है कि उनके पास कोई भी एंटीडोज मौजूद नहीं है। गुलेरिया हाउस में श्रेया को बीच में सोफे पर बैठा रखा था और वह बारी बारी अलग अलग तरह के सामान उठाकर श्रेया के पास ले आती थी और उसे दिखाकर कहती थी, इसमें से पसंद करो कि क्या सही रहेगा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ और लाकर उसे दिखाती और फिर पूछती, ये रिया के लिए कैसा रहेगा। कभी कोई दूसरा सामान लाकर श्रेया से पूछती, यह अनिका पर कैसा लगेगा, क्या यह उसे पसंद आएगा। असल में वह मारवा हाउस जाने के लिए
आने वाले कल की तैयारी में लगी हुई थी। अगले दिन वाली बच्चों की खेल प्रतियोगिता में सभी बड़ों को भी शामिल होना था और इसी वजह से पूरा गुलेरिया हाउस पूरे जोरों शोरों से तैयारी में लगा हुआ था। लड़की वाले होने के नाते वह मारवा परिवार के छोटे से छोटे सदस्य से लेकर बड़े तक सभी के लिए अच्छे से अच्छे गिफ्ट तैयार करने में लगी हुई थी। आखिर श्रेया नंदिनी से पूछती है, क्या आप सबके साथ मेरा वहां आना जरूरी है? नंदिनी कहती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम वहां जाना नहीं चाहती? श्रेया अपना चेहरा नीचे कर लेती है और कुछ नहीं कहती। तब श्रेया की मन की बात को समझते हुए नंदिनी कहती है, क्या तुम्हें यह डर सता रहा है कि लोग क्या कहेंगे? फिर वह श्रेया का चेहरा ऊपर की ओर करते हुए कहती है, तुम्हें फर्क केवल इस बात से पड़ना चाहिए कि तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचती हो। तुम्हें अच्छे बुरे का फैसला इस आधार पर लेना चाहिए कि इस वक्त तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए क्या जरूरी है। अब उनकी माँ और पिता दोनों ही तुम हो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन्हें कभी भी आकाश की कमी महसूस ना हो। अगर तुम वहाँ मौजूद नहीं होगी तो पिंकी को कितना अकेला महसूस होगा। किसी और के लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी को चीयर अप करने के लिए ही तुम्हें हम सबके साथ चलना ही चाहिए। फिर श्रेया के नजरिए से देखते हुए अपनी बात को उसे समझाती है, वहां पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे तुम बाहर का व्यक्ति कह सको और अपने हमेशा हमारे दर्द को समझते हैं, उसे कम करने में मदद करते हैं, बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वहां पर सब अच्छा ही होगा और साथ ही साथ वहां जाने से बहुत बच्चों को मस्ती करते हुए देखने से तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा। वैसे भी अनिका के रहते किसी की हिम्मत ही कहाँ कि श्रेया को दुखी कर सके। नंदिनी की बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नंदिनी आगे कहती है, मेरे और चाचा जी के अलावा मयूर राज सभी वहां पर होंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मारवा हाउस में भूमि कहती है, उनके पास एंटीडोज इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास हमारी अनिका जैसी ब्रिलियंट डॉक्टर नहीं है। अनिका जवाब देते हुए कहती है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं खुद भी इसका एंटीडोज तैयार नहीं कर पाई हूँ। भूमि पूछती है, जब इस ड्रग का एंटीडोज तुम्हारे पास भी नहीं है तब तुमने रिहाना को कैसे बचाया? अनिका कहती है, उस वायरस को मारना इतना आसान नहीं होने वाला है। फिलहाल मैं भी यह नहीं कर पाई हूँ। अभी के लिए तुम इस बात को इस तरह समझो, शायद तुमने सुना होगा हमारे शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती हैं। उनमें से तुमने टाइफाइड के बारे में सुना होगा, जिसका कारण साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है। हो सकता है कि तुम ऐसे लोगों को भी जानती हो जिन्हें एक बार टाइफाइड होने के बाद बार बार टाइफाइड से जूझना पड़ता है, जिसका सीधा असर शरीर की हड्डियों पर होता है। दरअसल टाइफाइड के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक या दवाइयाँ खाने के बाद पूरी तरह से खत्म नहीं होते। यह बैक्टीरिया खुद पर खतरा देखकर शरीर के गोल ब्लैडर जैसे हिस्सों में छुप कर बैठ जाता है। जब कभी भी हमारा शरीर कमजोर होता है तब वह हमारे शरीर पर हावी होकर हमें बीमार कर देता है, यानी कि हमें टाइफाइड हो जाता है। फिर अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, इसी वायरस की तरह काली ड्रग का वायरस भी बहुत ही चालाक है। फिलहाल हम साल्मोनेला टाइफी से नहीं लड़ रहे हैं, हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं उसे मारने की बात तो छोड़िए, हमारे लिए उसे कमजोर करना भी आसान नहीं है। इसलिए मैंने जो ड्रग तैयार किया है उसमें वही तकनीक इस्तेमाल की गई है जो इस काले ड्रग को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई गई है। इस बार प्रीति पूछती है, मतलब? अनिका जवाब देती है, मतलब यह है कि काले ड्रग के वायरस को भ्रमित करके उसे कैप्चर कर लिया है। उसके आसपास ऐसी लेयर बनकर तैयार हो गई है जिससे वह खुद को बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद शरीर की रिकवरी होना शुरू हो जाएगी और हम पेशेंट को बचा पाएंगे। अनिका कहती है, इसके अलावा उन औरतों को दी गई वह जानकारी भी पूरी तरह से गलत है। भूमि पूछती है, कौन सी जानकारी? अनिका जवाब देती है, यही कि इस ड्रग के पावर डोज से किसी की जान बचाई जा सकती है। भूमि कहती है, इसका मतलब साफ है कि एक बार उन औरतों का इस्तेमाल होने के बाद उन्हें मार दिया जाता है ताकि पीछे कोई भी सबूत ना छूटे। प्रीति कहती है, अपना काम सही तरह से पूरा करने के बाद भी उन्हें मारने की क्या जरूरत है? भूमि कहती है, वह काला ड्रग उन्हें इसलिए ही दिया जाता है ताकि वह उनके शरीर की पूरी ताकत का इस्तेमाल एक साथ करके अपना काम सही तरह से पूरा कर सकें। फिर भूमि अनिका की तरफ देखते हुए कहती है, हो सकता है कि ये औरतें इसलिए मर जाती हैं क्योंकि इतना कहने के बाद वह चुप हो जाती है। अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भूमि की बात को पूरा करती है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, उनके पास इस काले ड्रग को बेअसर करने के लिए कोई भी पावर या बूस्टर डोज नहीं है।
वह इन औरतों को वापस वहां पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते होंगे, ताकि वहां मौजूद बाकी की औरतें यह कभी भी न जान सकें कि उन्हें काले ड्रग के नाम पर धीमा जहर दिए जाने वाला है। भूमि आगे कहती है, और जो औरतें वहां पहुंच जाती हैं उन्हें उनके मरने से पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता होगा। तभी प्रीति कहती है, मतलब वह इन औरतों को मारना भी चाहते हो, तब भी ऐसा करना उनकी मजबूरी है। मैंने खुद देखा है कि इस ड्रग से होने वाली मौत आसान मौत नहीं है, इसके लिए असहनीय दर्द सहना पड़ता है। ऐसी दर्दनाक मौत कोई भी औरत खुद के लिए कभी नहीं चुनेगी। फिर भूमि आगे कहती है, अगर वह औरतें यह ड्रग नहीं लेंगे और उनका साथ नहीं देंगी तो उनका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तभी अनिका कहती है, तुम जितना समझ रहे हो यह माजरा सिर्फ उतना नहीं है। तभी सभी अनिका की तरफ देखने लगते हैं। अनिका कहती है, यह ड्रग भी इंसान की उसी ताकत को बढ़ाने का काम करता है जिसमें उसकी काबिलियत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ यह सारा खेल दिमाग पर कंट्रोल करने का है। अनिका अपनी चेयर से खड़े होकर राउंड टेबल से एक तरफ होते हुए सामने की तरफ खड़ी हो जाती है। इस वक्त उसके पीछे की तरफ एक बड़ी सी स्क्रीन थी और सामने की तरफ राउंड टेबल के चारों ओर बाकी सभी बैठे हुए थे। फिर वह आगे कहती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस विषय में हमारी रुचि होती है हमें वही काम आसान लगता है। हम उसी काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के बारे में सोचते हैं। हमारे सोचने की जो भी दिशा होगी, हमारा दिमाग पूरी ताकत उसी कार्य को करने में हमारी मदद करेगा, यानी कि हमारी क्षमता को हमारी रुचि के अनुसार बढ़ा देगा। भूमि अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपनी बैक को चेयर की बैक रेस्ट से लगाते हुए अनिका से पूछती है, अगर कोई मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति इस ड्रग को ले तब क्या होगा? क्या उसकी कोई एक क्षमता बढ़ेगी या उसकी सभी क्षमताओं पर इसका असर होगा? तभी प्रीति अपनी चेयर से आगे की तरफ झुकते हुए टेबल पर दोनों हाथ रखकर अपनी हथेलियों को आपस में बांधते हुए अनिका की तरफ देखकर पूछती है, अनिका दी, यह सवाल तो मेरे मन में भी है। अगर उस व्यक्ति का इंटरेस्ट किसी और चीज में हो जबकि उसका प्रोफेशन यानी कि उसकी दक्षता किसी और क्षेत्र में हो, तब भी यह ड्रग किस तरह से असर करेगा? प्रीति और भूमि की बात सुनकर अनिका कुछ गैप लेकर पोडियम पर हाथ रखते हुए कहती है, ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट किसी और चीज में होने के बावजूद अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर उनका दिमाग अलग अलग तरह के कार्यों को करने में दक्ष होता है। जैसा कि भूमि ने पूछा कि मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति पर इसका असर कैसा होगा, तो इसका जवाब यह है कि उसकी सभी तरह की क्षमताओं में सुधार होगा, यानी कि उसकी पावर उस क्षेत्र में बढ़ जाएगी जिसका उसे ज्ञान है अथवा जिसमें वह पारंगत है। इसके बाद कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी अनिका कौटिल्य की तरफ देखती है। वह बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे हर बात एकदम अच्छी तरह समझ आ गई हो। ना ही उसके मन में कोई सवाल था और ना ही उसे कुछ भी ज्यादा जानने की कोई इच्छा थी। तभी अनिका उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं? कौटिल्य अपने एक हाथ में पकड़े हुए अपने फोन को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में घुमाते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ दूसरे हाथ से प्रीति और भूमि की तरफ देखकर इशारा करते हुए अनिका को जवाब देता है, मेरे मन के सभी सवाल इन दोनों ने ही पूछ लिए हैं, इसलिए मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अनिका सभी की तरफ देखते हुए पोडियम से आगे बढ़ जाती है और टेबल पर हाथ रखते हुए कहती है, अच्छी बात है। अगर सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हों तो क्या अब हम इस मीटिंग को डिस्कस कर सकते हैं? तभी प्रीति कहती है, अनिका दी, मेरे मन में एक और सवाल है। प्रीति की बात सुन सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। प्रीति अपना हाथ हिलाते हुए पूछती है, यदि सभी लोगों को यह पता चल जाए कि इस ड्रग को एक बार लेने के बाद उनकी मौत निश्चित है, तब तो इसे कोई भी कंज्यूम नहीं करेगा ना। इससे पहले कि अनिका कोई जवाब देती, भूमि आगे की तरफ झुकते हुए टेबल पर अपने हाथ रख लेती है और कहती है, ऐसा नहीं है प्रीति। फिर सभी की तरफ देखते हुए कहती है, कभी कभी लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटते। भूमि की बात सुनकर प्रीति और कौटिल्य दोनों के चेहरों पर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। उनके चेहरे पर डाउट्स देखकर भूमि अपनी बात को स्पष्ट करती है और कहती है, मान लो किसी की जिंदगी का मकसद वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बनना है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पाता, तब फ्रस्ट्रेट होकर या अपनी इस इच्छा को जिंदगी की अंतिम इच्छा मानकर इसे पूरा करने के लिए इस ड्रग को ले सकता है। कई बार लोग बदला लेने के लिए भी किसी भी हद तक चले जाते हैं।
या फिर ऐसा देखने को भी मिल सकता है कि किसी को अपनी मौत के बारे में पता हो तो वह अपने बचे हुए टाइम में कुछ कर गुजरने के लिए भी इसको जानबूझ कर ले सकता है। तभी अनिका अपना एक हाथ सभी की तरफ करते हुए आगे कहती है, इसके अलावा अगर विक्टिम का माइंड वॉश कर दिया जाए तब भी इसकी कंजप्शन संभव है। तभी प्रीति अपने मन में सोचती है, हमारे समाज में अलग अलग कारणों से प्रताड़ित औरतें आसानी से मिल जाती हैं और यह लोग इन्हीं विक्टिम औरतों को अपना मोहरा बना रहे हैं। यदि उन औरतों को यह पता चल भी जाए कि इसे लेने के बाद उनकी मौत निश्चित है, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वह औरतें दुश्मन की चुंगल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। अभी प्रीति सब सोच ही रही थी कि अनिका प्रीति की ओर देखने लगती है और उससे कहती है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? प्रीति अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं दी, मुझे और कुछ नहीं कहना है। इसके बाद कमरे में पूरी तरह से शांति छा जाती है। सभी अपनी अपनी सोच में मग्न हो जाते हैं। तभी अनिका कौटिल्य से पूछती है, क्या तुमने वह डेवलप कर ली है? कौटिल्य जवाब देता है, हाँ वह पूरी तरह से तैयार है। क्या मैं उसका लिंक आपको भेज दूं? अनिका कहती है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम खुद तैयार रहना, तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है। अनिका और कौटिल्य की बात सुनकर प्रीति और भूमि उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। अनिका उन दोनों के चेहरों के सवालों को पढ़कर खुद ही जवाब देते हुए कहती है, हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल इसके बारे में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह काफ़ी मज़ेदार होगा। तभी अनिका हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, क्या अब हमें चलना चाहिए? कल के लिए आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं वह कर लें। याद रहे, कल का दिन जितना खुशनुमा होने वाला है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए हम सभी को अलर्ट रहना होगा। अनिका की सलाह पर वह सभी अपनी अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं और अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। खेल आयोजन दिवस मारवा हाउस। आज सुबह से ही मारवा हाउस में चहल पहल थी। बच्चों के कमरे में तीनों बच्चे अपने अपने ट्रैक सूट में नजर आ रहे थे। रिया ने सफ़ेद रंग का ट्रैक सूट पहना था, जबकि आर्यन ने काले और अलेक्जेंडर ने नीले रंग का ट्रैक सूट पहना था। रिया एक ड्रॉवर से दूसरे ड्रॉवर में अपने हेयर स्टाइल बनाने के लिए अपने वाइट सिल्क रिबन ढूंढ रही थी। वहीं आर्यन पास में बैठा हुआ अपने जूते के फीते बांध रहा था, जबकि अलेक्जेंडर ने अपने हाथ में टेबल फोन का रिसीवर पकड़ा हुआ था और अपना दूसरा हाथ अपनी पॉकेट में डाला हुआ था। एकदम सीधा खड़ा होकर बड़े ही शांत भाव से वह किसी से कह रहा था, आपने कहा था कि सुबह 7 बजे तक मॉडल घर तक आ जाएगा, लेकिन 8 बज चुके हैं, अभी तक मॉडल घर नहीं पहुंचा है। तभी भी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आई एम सो सॉरी सर, लेकिन आप परेशान मत होइए, हमारा आदमी बस कुछ ही मिनटों में मारवा हाउस पहुंचता ही होगा। तभी आर्यन अलेक्जेंडर के हाथ से रिसीवर अपने हाथ में ले लेता है और फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद आदमी से कहता है, देखिए डील इज़ डील, अगर अगले 15 मिनटों में आपका आदमी हमारा सामान लेकर नहीं पहुंचा तो हम सामान रिसीव नहीं करेंगे और आपकी पेमेंट कैंसिल समझिए। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई देती है, सर प्लीज़ नाराज़ मत होइए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले कि वह आदमी आगे कुछ कहता, आर्यन रिसीवर को नीचे रख देता है। फिर अलेक्जेंडर से कहता है, हमें और भी बहुत काम है, चलो बाहर चलते हैं। दोनों भाई कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचते हैं, एक नौकर आकर कहता है, अलेक्जेंडर बाबा, आपके नाम से आपका कोई पार्सल आया है। तभी दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और तेज कदमों से चलते हुए घर के लॉन में पहुंच जाते हैं। अनिका और रोहित का बेडरूम। रिया के कहने पर रोहित ने सफ़ेद रंग का ट्रैक सूट पहना था। रोहित पूरी तरह से तैयार था और कमरे से बाहर जाने के लिए अपना फ़ोन ढूंढ रहा था। कभी बेड की साइड टेबल पर, कभी बेड पर तकिए के नीचे। कभी उसे याद आता है कि वह अपना फ़ोन वॉशरूम में साथ ले गया था। वह वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अनिका के मुंह से आवाज़ निकलती है, आहा। अनिका को आर्यन के ट्रैक सूट से मैचिंग काले रंग का ट्रैक सूट पहना था। अनिका आईने के सामने खड़ी होकर जब अपना सूट पहनने के लिए उसकी एक बाजू में अपना एक हाथ डालने के बाद दूसरा हाथ डालने के लिए जैसे ही उसे अपने पीछे की तरफ से घुमाकर आगे की तरफ लाने की कोशिश करती है, तभी दूसरा हाथ बाजू में डालने से पहले ही उसके सिर के खुले हुए घने लंबे बाल अपर सूट की चैन में फंस जाते हैं। अनिका की आवाज़ सुनकर रोहित उसके पास आ जाता है और मैं आई प्लीज़ कहकर अपने दोनों हाथ अनिका की मदद के लिए बढ़ाता है। तभी अनिका कहकर घूमकर रोहित की तरफ अपनी पीठ कर देती है ताकि रोहित उसकी मदद कर सके।
अनिका ने अपर ट्रैक सूट के नीचे राउंड नेक की रेगुलर फिट विदाउट स्लीव्स टी शर्ट पहनी हुई थी। अनिका का दूध सा गोरा रंग इन सफ़ेद रंग के कपड़ों में और भी ज़्यादा खिला हुआ नजर आ रहा था। अनिका अपने एक हाथ से अपने बालों को और दूसरे हाथ से अप्पा को पकड़े हुए थी। रोहित अपने हाथों से बालों और अप्पा को पकड़ने के बाद कहता है, हाँ अब छोड़ो अनिका। अपने दोनों हाथ नीचे करके गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ी रहती है। रोहित धीरे धीरे सभी फंसे हुए बालों को निकालने लगता है, लेकिन रोहित का ध्यान बार बार अनिका के पीछे की तरफ से नजर आ रही बाजू, कंधा और पतली कमर पर जा रहा था। जैसे ही सारे बाल चैन से अलग हो जाते हैं, वह कहता है, अब पहनो। अनिका पहनने के लिए जैसे ही अपना दूसरा हाथ ऊपर की तरफ करती है, रोहित का पूरा कंट्रोल अपने ऊपर से छूट जाता है। रोहित अब सूट की बाजू को अनिका के हाथ में पहनाने की जगह उसे नीचे छोड़ देता है और अनिका का ऊपर उठाया हुआ हाथ पकड़कर उस पर किस करने लगता है। वह धीरे धीरे चूमते हुए अनिका की कलाई से लेकर कंधे तक आ जाता है। जैसे ही रोहित के गर्म होठ कंधे तक पहुंचते हैं, अनिका अपने शरीर को ढीला छोड़ देती है और आंखें बंद कर लेती है। अनिका और रोहित का प्रतिबिंब सामने शीशे में दिखाई दे रहा था। बंद आंखों से एक दूसरे में खोया हुआ उनका अक्स ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे दो जिस्म एक जान से एक जिस्म एक जान होने जा रहे हों। अनिका की खूबसूरती और रोहित की सुंदरता विश्व का बेजोड़ जोड़ा थी, जिनकी कोई तुलना नहीं थी। दोनों साथ में अप्रतिम दिखाई देते थे। रोहित धीरे से अनिका के बालों को पीछे की तरफ से उसके कंधे पर आगे की ओर कर देता है। जैसे ही रोहित की ठंडी उंगलियां अनिका के बालों को हटाने के लिए गर्दन के पास छूती हैं, अनिका हल्का सा पीछे होकर अपने शरीर को रोहित के हवाले छोड़ देती है।